राष्ट्र स्वयंसेवक संघ इसके 100 साल होने जा रहे हैं और जैसा हम सब जानते हैं आरएसएस राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है। मगर संघ की एक और खूबी है जो मैं आज आपको बताना चाहती हूं। संघ अपने काम नहीं गिनाता है, संघ अपने कार्यों की कभी चर्चा नहीं करता है। ऐसे में संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी, वो भी संघ के सह कार्यवाह का आज हमारे मंच पे होना एक बहुत बड़ी बात है। अरुण जी, आपने हमारी रिक्वेस्ट मांगी, आपने अपना स्केड्यूल चेंज किया, आप जम्मू से मुंबई आए हमारे इवेंट में शिरकत करने के लिए। इसके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। हम आभारी हैं आपके सर। मैं भी धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आप सबके माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप लोग कहते ही नहीं है सर, आपको यहाँ लाना इज अ चैलेंज, बट आप आ गए हैं सर और आप हमारे मंच पर हैं। तो आज आपके माध्यम से हम आरएसएस को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसीलिए आज के सेशन का थीम हमने रखा है अंडरस्टैंडिंग आरएसएस। तो सर आपके परमिशन से शुरुआत करना चाहती हूं मैं। Keeping with the theme, my first question to you, Arunji, is this: कि RSS as an ideology, RSS as an organization, and RSS in action, RSS एक विचारधारा, एक संगठन और अपने कार्य में कैसी है, ये विस्तार से समझाएं। तो संघ को समझना है तो संघ के विचार, संगठन और कार्य तीनों को समझेंगे तभी सबके ध्यान में आता है। मैं एक अनुरोध सब लोगों को करता हूं कि संघ को संघ की आंखों से देखिए और संघ की आंखों से ही समझने का प्रयास कीजिए। हमारा ये समस्या एक ही है कि संघ का एक परसेप्शन सब जगह पहले पहुंचा, संघ बाद में पहुंचता है और उसके कारण से जब हम पहुंचते हैं तो बहुत तरह के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। लेकिन एक बड़ा आनंद रहता है कि प्रश्न कितने भी हों, एक बार जो जहां तक हम पहुंचते हैं, जो संघ के निकट आता है, फिर वो संघ का हो जाता है, फिर हमें उसमें कुछ कठिनाई नहीं आती। आपने बड़े अच्छे ढंग से पूछा है तो मैं तीनों बातें आपके सामने रखूंगा। संघ के विचार को समझना है तो एक सिंपल वाक्य के अंदर है, उसी में एक शब्द ऐसा है जिसको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। हमारा एक मूल कन्विक्शन है, भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। हम जब ये कहते हैं तो देश में तीन विचार आज के समय के अंदर प्रचलित हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अंग्रेज आए तो उसके बाद राष्ट्र बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और इसीलिए 75 ईयर्स हुए तो बहुत लोगों ने कहा यंगेस्ट बोर्न नेशन ऑफ द वर्ल्ड। आजादी के समय किसी ने कहा इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। तो बहुत लोगों के मन में आता है कि अंग्रेज आए तो पहली बार ये एक राष्ट्र बना और कॉन्स्टिट्यूशन मेड द नेशन, ऐसा भी कभी कभी लोगों के मन के अंदर आ जाता है। एक दूसरा विचार भी चलता है कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। हम भी बचपन में बड़े गर्व से कहते थे इंडिया इज ए सब कॉन्टिनेंट। यह अनेक राष्ट्रों का समूह है, यह एक कृत्रिम राष्ट्र है। ये जो सारा वेस्टर्न नेशन स्टेट का जो माइंडसेट है, ये जो यूरोपियंस भारत के अंदर आए, जहां पर नेशन का एक कंसेप्ट था कि नेशन यानी एक लैंड मास, वहां पे रहने वाली एक रेस, उस रेस की अपनी एक लैंग्वेज, एक रिलीजन और आपस के हित संबंधों को और सर्व करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। ये पांच बातों से मिलकर नेशन बनता है। नेशन ऑफ फ्रेंच पीपल, नेशन ऑफ जर्मन पीपल, नेशन ऑफ इंग्लिश पीपल। भारत में आए तो उनको ध्यान में आए इतनी भाषाएं, इतनी विविधताएं, तो ये एक राष्ट्र नहीं हो सकता। और इसीलिए बहुत देश के अंदर ऐसा एक विचार भी चला कि भारत 16 नेशनैलिटीज एंड 56 सब नेशनैलिटीज का एक अमलगम है और मिलके रहना चाहता है तो ठीक है, नहीं रहना चाहते तो राइट टू सेक्सीड, प्लेबिसाइड, ये सब बातें भी सब उसमें से आती है। हमारा ये मानना है कि ये दोनों विचार ये गलत है। भारत एक राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र दुनिया के बाकी राष्ट्रों से अलग है। हमारे राष्ट्र का एक वैशिष्ट्य है, उसको भारत की निगाह से समझना पड़ेगा। हमारा जब राष्ट्र की बात करते हैं तो पीपल आर द नेशन। हम जब राष्ट्र की बात करते हैं तो स्टेट इज नॉट, रविंद्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि सोसाइटी इज एट द सेंटर ऑफ द रूट ऑफ द नेशनहुड ऑफ और भारत।
और वेस्टर्न का जो नेशनहुड जो है उसके रूट में स्टेट है। तो भारत को समझना है तो भारत में ये एक ऐसा देश है, वेदों के काल से या राष्ट्र की अवधारणा रही, राष्ट्र का कंसेप्ट रहा। वेदों में, महाभारत में, रामायण में और हर कालखंड के अंदर ये राष्ट्रभाव इस देश के अंदर था। राष्ट्र पहले आया, राज्य बाद में बना, और राज्य समय के अनुसार बनते गए। आवश्यकता के अनुसार हमारे देश में राज्य का स्वरूप भी बदलता गया। और अगर राष्ट्र की बात करनी है तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है कि जिसकी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस लिविंग एक जर्नी है। कोई पूछे काशी का इतिहास कितना पुराना है, उज्जैन का कितना पुराना है, कांची का कितना पुराना है, तो एक बात तो निश्चित है कि दुनिया में कोई और नगर की ऐसी लिविंग कंटिन्यूअस जर्नी नहीं है जैसे इनकी है। और ये चिरंतन राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। आप रामायण को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, मैगस्थनीज को पढ़िए, फाइयान को पढ़िए, और वहां से आने तक अंग्रेज के यूरोपियंस को पढ़िए। पीछे एक मीनाक्षी जैन जी ने पुस्तक लिखी, एज दे सा भारत, 4 वॉल्यूम्स के अंदर है। उसको पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा हम सब लोगों को। 600 से ज्यादा विदेशी ट्रेवलर्स को उन्होंने वर्णन किया। सबने एक ही बात कही, सारे देश के अंदर विविधताओं की, भाषाएं अनेक, खान पान अनेक, लेकिन राष्ट्र एक। तो पीपल मेड द नेशन। और हिंदू जो है ये रिलीजन नहीं है। हम जब हिंदू कहते हैं तो इट इज अ टर्म जो ये मानती है मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, सब ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग सच्चे मार्ग हैं, सबको अपने अपने मार्ग पे चलने की स्वतंत्रता है। इसको जो कहते हैं ये एक हमारा नेशनहुड है, वो हिंदूनेस है। हिंदू ये रिलीजन की निगाह से नहीं देखना। दूसरी बात है, हमारे समाज जीवन के अंदर बहुत उत्थान पतन आए। जब हम अच्छे थे तो अपने कारण, जिन्होंने संघ को प्रारंभ किया, डॉक्टर एडगेवार, वो कहा करते थे अपनी कमियों का या हमारा पतन हुआ तो इसका दोष दूसरों को मत दीजिए, हमारे में कुछ कमियां आ गई। और अगर राष्ट्र का उत्थान करना है तो समाज का भाग्य बदलना पड़ेगा। समाज का भाग्य बदलना है तो समाज का उत्थान करना पड़ेगा। और वो क्या है, तो 4 बातें हम लोगों के अंदर लाना चाहते हैं। एक, राष्ट्र का भाव, राष्ट्र सर्वोपरि, देश के लिए एक निस्वार्थता का भाव, समाज के अंदर संगठन, मिलकर काम करना, और अनुशासन। ये 4 बातें जब समाज में होती है तो समाज उन्नति करता है। और ऐसा समाज बनाना है तो ये नारों से, भाषणों से होने वाला नहीं है, आंदोलन से नहीं होगा। आपको एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति परिवर्तन से ही समाज परिवर्तन होता है, इसी में संघ संगठन है। संघ ने कहा कि जैसा समाज बनाना है वैसा व्यक्ति बनाइए। ऐसे व्यक्ति समाज में धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ाइए। एक ऑप्टिमम लेवल पे जब ऐसे व्यक्ति आ जाएंगे तो समाज का वातावरण बदल जाएगा और समाज जो है वो अपने को रीइन्वेंट करके समाज आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संगठन। नागपुर में संघ प्रारंभ हुआ, सारे देश के अंदर शाखा और मिलन। हमने देश के हर प्रांत में पहुंचे, हर जिले में पहुंचे, नगर खंड में पहुंचे। अभी हमारा अगला टारगेट है कि 10,000 पॉपुलेशन पर हमने ग्रामीण क्षेत्र में मंडल और बस्ती बनाई है नगर में, वहां तक हमको पहुंचना है। 1,20,000 यूनिट में अभी हम 65% ऑफ द यूनिट्स में लगभग पहुंच चुके हैं। शताब्दी वर्ष तक हमारा टारगेट है कि ऐसी सब यूनिट्स तक हमको पहुंचना। एक 50 लाख के लगभग स्वयंसेवक हैं। ये सारे जो स्वयंसेवक हैं, जब हम कहते हैं इन एक्शन, तो हमारी इनसे 3 अपेक्षा है। एक, आप समाज राष्ट्र के नाते जो चाहते हैं वो सब अपने जीवन में लेकर आइए। आपके शब्द नहीं, आपका जीवन बोलना चाहिए। एक जिम्मेदार देशभक्त नागरिक के नाते जो जो आप अपेक्षा करते हैं वो हमारे जीवन में हो। दूसरी बात, आप जहां रहते हैं वहां जितने भी अच्छे काम चलते हैं या समाज की आवश्यकता है उसके अंदर आप भागीदारी करिए। समाज में कोई क्राइसिस आ सकता है, कोई युद्ध आ सकता है, कोई आपदा आ सकती है, कोई कोविड का समय हो सकता है, कोई समाज में अच्छे काम हो सकते हैं, तो उसके साथ आप जुड़िए। और तीसरी बात, हर व्यक्ति से हम ये कहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर कम से कम एक काम ऐसा करिए जिसमें अपनी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का उपयोग, उसके बदले आपको कुछ पैसा नहीं कमाना। समाज के लिए कुछ समय देना, कुछ पैसा देना,
तो अपनी रुचि प्रतिभा के अनुसार लोग काम करते हैं, अपना अपना कार्य क्षेत्र तय करते हैं। आज संघ के स्वयंसेवक समाज को साथ लेकर 50 से ज्यादा संगठन और एक 500 से ज्यादा संस्थाएं बनाकर समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करते हैं। बहुत विविध तरह के क्षेत्र हैं, वो लोकल चैलेंजेस भी हो सकते हैं, वो नेशन वाइड कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, उनके अंदर काम करना ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और एक विचार, संगठन और कार्य है। तो सर आपसे फिर हम अंडरस्टैंडिंग आरएसएस पे बात कर रहे हैं तो ये पूछना जरूरी है आपसे कि आपके जो विरोधी हैं वो बार बार एक बात दोहराते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस एक कट्टर संगठन है, एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है जो समय के साथ नहीं बदलता। क्या ये सच है? तो पहली बात तो यह है कि हमारा विरोधी कोई नहीं है। हमारा काम सर्वेशाम अविरोधन है। हम मानते हैं कि संघ में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो संघ में आ गए, एक जो संघ में आना बाकी है। तो जो कभी कभी हमको विरोधी लगते हैं तो हम अपनी कमी मानते हैं कि इतने साल में हम उन तक पहुंच नहीं पाए। जिस दिन हम उन तक पहुंच जाएंगे उस दिन वो भी हमारे हो जाएंगे। तो इसलिए विरोधी तो कोई नहीं है। दूसरा जो मैंने कहा कि हमारा परसेप्शन पहले पहुंचा है जी, वो परसेप्शन लेकर वो कुछ बातें हैं, तो मुझे लगता है कि हम उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जैसे वो संघ के निकट आएंगे या हम उन तक पहुंचेंगे तो उनकी सोच भी बदल खत्म हो जाएगी। और एक बात निश्चित मानिए कि जो कट्टरवादी और रिजिड होता है वो 100 साल रह नहीं सकता, वो इररिलेवेंट हो जाता है। ओके, ये निश्चित मान के चलिए, समाज जीवन के अंदर कभी भी रिजिड विचार, कट्टरवादी विचार ये इतने साल चल नहीं सकता जी और इतनी वैरायटी के लोग संघ के अंदर जुड़े जी तो ये अपने आप में सूचक है। जी। सर आपके आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं। इस 100 साल की सफर को, जैसे आप कह रहे हैं, अगर रिजिड होते तो 100 साल तक टिकते ही नहीं, इस 100 साल के सफर को कैसे देखते हैं? 100 साल के सफर को कुछ बातों की तो सेटिस्फेक्शन है जी। एक अनसेटिस्फेक्शन, एक डिससेटिस्फेक्शन भी है। किस बात की तो डिससैटिस्फैक्शन? सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि 100 साल बाद भी संघ संघ है। ओके, हम जिन बातों को लेकर चले वो आज भी मेंटेन है हमारे में। दूसरी बात, संघ आज भी जवान है, युवा है, ये बूढ़ों का संगठन नहीं है। संघ में नई जनरेशन उसी प्रकार से आ रही है, तो संघ को इस बात का भी सेटिस्फेक्शन है। तीसरी बात ऐसी है कि समाज ने संघ को स्वीकार किया। एक बड़ी संख्या में समाज अपने आप संघ के साथ जुड़ने को तैयार हो रहा है। डिससेटिस्फेक्शन ऐसा है कि जिन्होंने संघ की स्थापना की थी, डॉक्टर हेडगेवार, तो उन्होंने एक बात कही थी, संघ का जन्म अपनी शताब्दियां मनाने के लिए नहीं हुआ। हम शीघ्र अपने काम को पूरा करना चाहते हैं। हमारे को डिससेटिस्फेक्शन ऐसी है कि हम जो करना चाहते थे कि जैसा समाज बनाना है, वो जो हमारा सपना था, वो समाज बनाने के काम में हमको 100 साल लग गए और कुछ समय और भी लगेगा। इतने साल नहीं लगने चाहिए थे। एक ही डिससेटिस्फेक्शन हमें है। तो अभी जहां तक पहुंचना था संघ वहां नहीं पहुंचा है। लेकिन सर इन 100 सालों में, जैसे आपने समाज की बात करी, इन 100 सालों में हमारे समाज ने भी कई बदलाव देखे हैं। कुछ ऐसे भी बदलाव हुए हैं जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। लेकिन जब भारत की हम बात करते हैं, समाज में बदलाव की बात करते हैं, तो ये बताना चाहूंगी कि राष्ट्रवाद की जो भावना पिछले कुछ सालों में भारत में हमने देखा है, लोग बहुत आकर्षित हो रहे हैं राष्ट्रवाद की भावना की तरफ। सनातन की बातें कर रहे हैं, सनातन की तरफ झुकाव हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति को वो नकार रहे हैं। ये जो बदलाव समाज में पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा है, इसकी वजह संघ क्या देखता है? मुझे लगता है कि देश की स्वाधीनता के बाद हमको हमारे भाग्य के निर्धारण का अवसर प्राप्त हुआ। 1000 ईयर हमारा कंटिन्यूस स्ट्रगल में रहा। ये जब तुर्किश, मुगल, ये जो इन्वेजन हुए, उस सारे में हमारे इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गए जी। ब्रिटिश राज रहा तो लॉस ऑफ मेमोरी हो गया, आत्मविस्मृति हो गया। ये जो 75 ईयर्स है, इस 75 ईयर्स में हमको हमारे भाग्य के निर्धारण का अवसर जब प्राप्त हुआ है, तो धीरे धीरे करके अपने को जानने की इच्छा भी लोगों की बढ़ी है जी। और ये जो सारे देश के अंदर राष्ट्रभाव, या जिसको हम कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति का गौरव, ये सब जो जग रहा है, ये इट इज ए पॉजिटिव साइन। ओके। ये जो भारत की आध्यात्मिकता आधारित हजारों साल का जो जीवन था, उसको जानने की इच्छा, जी।
और उसके साथ जीने की इच्छा समाज की खड़ी हो रही है। ओके। आप जो यंग पीढ़ी का अभी जो म्यूजिक प्रेजेंटेशन देख रहे थे, या मैं कभी कभी आर्ट ऑफ लिविंग जग्गी वासुदेव जी ऐसे सब लोगों के यहाँ देखता हूँ, या हमारे पास भी जो लोग आते हैं वो जब प्रश्न करते हैं तो उनके मन के अंदर दो ही बातें होती हैं। एक अपनी देश संस्कृति को जानने की इच्छा, और दूसरा हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट। ओके। और तुष्टीकरण की राजनीति तो नकारनी चाहिए सबको, मुझे लगता है। ये जो मॉन्टेमिर्लो अवार्ड से लेकर खिलाफत से लेकर जो अपीजमेंट की पॉलिसी चली, उसका कारण देश का विभाजन हुआ जी। बहुत अनफॉर्चुनेट था। हजारों साल राज्य दूसरों का रहा, राष्ट्र बटा नहीं। पहली बार भारत का विभाजन जो है ये 47 में हुआ ड्यू टू दिस पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। मुझे लगता है कि समाज में राष्ट्रभाव जगेगा तो ये पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट समाप्त होनी थी सारे उसमें से, तो उसका ये परिणाम है। सर, हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो आपसे ये बात पूछ ही लूं कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से आरएसएस के लिए क्या बदला है? क्या ये सच है कि लोगों की उम्मीदें आरएसएस से बहुत ज्यादा जग गई हैं? उनको ऐसे लगता है जैसे सरकारी कोई काम हो तो आरएसएस को अप्रोच कर लो, आरएसएस सुपर पावरफुल है, यहां बोलो तो सारे काम हो जाएंगे। कैसे एक्सपेक्टेशंस हैंडल कर रहे हैं लोग कि ये तो सच्चाई है, ये समाज में जरूर बदला है? नहीं, मुझे लगता है कि संघ के काम के लिए संघ का काम एक एक व्यक्ति को जोड़ने का काम है जी। ये जोड़ने का काम अपनापन आत्मीयता के आधार पर ही होता है, मित्रता के आधार पर ही होता है जी। तो बीजेपी की सरकार आने से संघ के काम में कोई अंतर पड़ेगा ऐसा होने वाला नहीं है। वो तो संघ के स्वयंसेवकों के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आधार पर ही होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर है कि संघ का मूल जो काम है वो उसके कुछ हमारे जिसको कल्चर एंड टेक्सचर कहते हैं उसमें दो तीन बातें हैं। एक है प्रसिद्धि परागमुखता, हम लोग प्रचार से दूर रहते हैं। अनामिकता, हम नाम वगैरह को आगे बढ़ाते नहीं है सारस में से। या हम जिसको कहते हैं कि निस्वार्थता। ये जो अनामिकता है, प्रसिद्धि परागमुखता है समाज के अंदर, तो आज संघ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है कभी कभी। तो बहुत सारी बातें ऐसी मीडिया में छपती रहती हैं जिनके कारण से जिनका संघ से कोई संबंध होता नहीं है। ऐसे सब बातों के भी प्रश्नों का उत्तर हमको देना पड़ता है। ये थोड़ी हमारी कठिनाई बढ़ गई है। पर लोग जब दूसरी जो बात आपने कही कि जो लोग कुछ कामों के लिए आते हैं, आने के बाद आने वाला अपनी अपनी दृष्टि से आता है, लेकिन आने के बाद थोड़े दिन बाद उनको ध्यान आ जाता है कि यहाँ कुछ होने वाला तो फिर वो टिकता वही है जो हमारा हो जाता है। वो आने वाला हर भाव से आता है। बाकी एक जरूर हम करते हैं कि ऐसे सब लोग अगर कोई जेन्युइन बातें ऐसी बताते हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्वयंसेवक जो काम करते हैं उन तक हम जेन्युइन बातें पहुंचाते भी हैं। लेकिन लोगों के व्यक्तिगत काम, ये सारी अपेक्षाओं से सामान्यतः इन सब में संग जाता नहीं। जो लोग आते हैं वो थोड़े दिन में उनको ध्यान में आ जाता है कि यहाँ ये हम थोड़ा गलत दरवाजे पर आ गए, समय खराब कर लिया, फिर वो अपने सही रास्ते को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, वो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके। नाउ अरुण जी, एक शब्द है परसेप्शन, और ये बड़ा प्रभावी शब्द है, और परसेप्शन हमारे समाज में ज्यादातर मीडिया ही बनाती है। इसलिए मैं दुनिया की एक जानी मानी मैगजीन इकोनॉमिस्ट, उन्होंने हाल फिलहाल संघ के ऊपर एक आर्टिकल लिखा। शीर्षक उस आर्टिकल का था इनसाइड द आरएसएस, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वॉलंटियर ग्रुप। इकोनॉमिस्ट ने लिखा था ये, और बहुत पॉपुलर हुई ये आर्टिकल। मैं उस आर्टिकल से एक एक्सर्प्ट पढ़ना चाहती हूँ, फिर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। उन्होंने इस आर्टिकल में ये लिखा, टू बी क्लोज टू द आरएसएस इज टू बी क्लोज टू पावर. A former head of India's space agency was in the audience, as was at least one billionaire. And if Mr. Bhagwat's speech echoed themes beloved of India's Prime Minister, Mr. Modi, that is because he is one of the club. He joined the RSS when he was 8 and was a full-time RSS pracharak until he entered politics in his 30s. Since being elected Prime Minister in 2014, Mr. Modi has filled his cabinet with RSS men. आप इसका क्या जवाब देंगे? मोदी जी ने अपने कैबिनेट में आरएसएस के लोगों को भर दिया है, यही है एक्यूजेशन। तो मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये जनसंघ और बीजेपी की 1951 से लेकर 2014 की साधना का परिणाम है जी। 63 इयर्स की उनकी जर्नी है
जी। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ। पहले इलेक्शन में रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बनी, 4 सांसदों से वो शुरू हुए और वहां से चलते हुए 2014 में वो बने। तो मुझे लगता है कि ये जो उनकी साधना है पार्टी की, उसका ये परिणाम है। और मोदी जी फील्ड हिज कैबिनेट विद द पर्सन्स। ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके जो इलेक्टेड लोग हैं उनको उन्होंने भरा है। वो कोई आरएसएस के लोगों को नहीं भरा उन्होंने। जो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में से चुनकर आए, उनको उन्होंने लिया है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। पीपल हैव वोटेड देम, पीपल हैव सेलेक्टेड देम। आउट ऑफ दो सेलेक्टेड, मोदी जी हैव सेलेक्टेड हिज कैबिनेट। यस। तो इतना ही हमको मान के चलना चाहिए सारे उसमें से। और संघ के निकट आने जो लोग आते हैं, जो आपने कहा बहुत सारे लोग आते हैं, वो हमारी संघ की साधना है। हमारा संघ का एक संपर्क विभाग है, आउटरीच है। मान लो आज हमारे कार्यक्रमों में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आता है या स्पेस साइंटिस्ट आता है, तो वो 5 साल 10 साल की हमारी साधना होती है जी। हम वर्षों से उनको संपर्क करते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं, फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, फिर हम उनके साथ रिलेशंस कल्टीवेट करते हैं, फिर उनको संघ के निकट लाते हैं। वो उसके कारण से संघ के कार्यक्रम में आते हैं। ओके। नॉट ड्यू टू दिस पावर चेंज। वो सब लोग जो है, और ये प्रक्रिया हमारी आज से नहीं है जी। जिस समय बीजेपी पावर में नहीं थी उस समय भी ये प्रक्रिया चलती थी जी। अभी हमारे पास कार्यकर्ता ज्यादा है तो हमारा आउटरीच, जिस समय छोटा था आउटरीच ये कम था। ये संघ के काम का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जो लोग संघ के कार्यक्रमों में ऐसे सब आते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि दे वांट टू कम नियर द पावर थ्रू आरएसएस। वो हमारे संघ के संबंधों के परिश्रम के कारण से आते हैं। दोनों की अपनी अपनी साधना है। और उस क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया है वो मोदी जी की कैबिनेट में चले गए। संघ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके काम के परिणाम के कारण से संघ आगे बढ़ रहा है। सर ऐसा है, इतने कार्यों की बातें आप कर रहे हैं, कितने आप लंबी साधना की बात करते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप कल्टीवेट करने की बात करते हैं। मैं कहूंगी कि समाज में कई तरह के काम करती है संघ। कहीं आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल चलाते हैं, कहीं आप स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए संस्था चलाते हैं। लेकिन सब करते हैं आप लोग, तो चुपचाप क्यों रहते हैं? उसके बारे में बोलते क्यों नहीं है, क्यों नहीं बताते हैं? उसमें एक कारण ऐसा है, दो बातें उसके पीछे हैं। एक है मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग। मैन मेकिंग संघ करता है। समाज के काम में हम समाज के सहयोग से काम करते हैं, केवल हम नहीं करते। तो बहुत समाज का तरह तरह के सहयोगों से ये समाज के सब काम चलते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अकेले संघ श्रेय लेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इनिशिएट करते हैं, समाज के लोगों को साथ जोड़ते हैं, समाज की बहुत सारी संस्थाओं का भी सहयोग लेते हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं। तो हम कहें कि संघ ने ऐसा किया, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात, हमारा संघ का मानना है कि काम करते हैं तो उसका प्रचार होता ही है। जितना काम होगा उतना प्रचार होगा। काम से ज्यादा प्रचार करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब काम से ज्यादा प्रचार हो जाता है तो अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो जितना काम हो उतना ही प्रचार होना चाहिए, उससे ज्यादा प्रचार की आवश्यकता। आप कहीं हिंट कर रहे हैं क्या किसी और पॉलिटिकल पार्टी तीसरी के बात बारे में? मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मीडिया की एक भूमिका है कि ऐसे सब लोगों को आगे लेकर आइए जो खुद को दिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसे सब कामों को आप ढूंढिए, ये आपका दायित्व है। अरुण जी, ये बताइए कि पिछले 100 सालों में ऐसी 3 क्या चीजें हैं जो संघ में बदली? नहीं, मैं बताता हूं जो नहीं बदली, बाकी सब संघ ने बदला। 3 ही बातें हैं जो संघ ने नहीं बदली। एक हमारी विचारधारा जी, जो मैंने बताई। दूसरी कार्य पद्धति। कार्य पद्धति यानी मिलकर बैठना, मिलकर सोचना। अनुशासन, स्वावलंबन, यानी हम अपने स्वयंसेवकों के आधार के ऊपर अपना काम ये करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, ये हमारी कार्य पद्धति है। और हमारी कल्चर एंड टेक्सचर, सादगी, हमारी प्रसिद्धि परांगमुखता, समाज के अंदर जिसको हम कहते हैं शुचिता, पवित्रता, ट्रांसपेरेंसी, ये जो हमारी कल्चर एंड टेक्सचर है, ये 3 बातें संघ ने नहीं बदली। बाकी हमने अपना गणवेश बदला, अपने कार्यक्रम बदले, अपने प्रशिक्षण बदले। ऐसी कोई चीज संघ में ऐसी नहीं है जो हमने नहीं बदली। समय के साथ
समाज जैसे जैसे बदला है, समाज का स्वरूप जैसे बदला है, हमारे कार्यक्रमों का स्वरूप, बाकी सब बातें हमने बदली है। केवल 3 ही बातें ऐसी हैं जो हमने नहीं बदली। ठीक है, ये बताइए सर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस पूरे पूरे भारत में टॉप टू बॉटम अगर हम 2 पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ दें, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और कांग्रेस जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है, इन 2 पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दें सर, तो सिर्फ संघ ही ऐसा तीसरा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है जिसके लोग हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलते हैं। सवाल ये है कि लोग संघ से जुड़ते कैसे हैं, फॉर कॉमन पीपल, हाँ, जो यहाँ बैठे हैं, जो देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, बहुत ऐसे हैं जिसे पता ही नहीं कि संघ से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है। कोई, मैं जुड़ना चाहूं तो मेरा टेस्ट लेंगे, मेरी इंटरव्यू लेंगे, क्या करेंगे, क्या तरीका, कैसे जुड़ते हैं लोग संघ से? नहीं, देखिए, संघ से जुड़ने के 2 ही तरीके हैं। सामान्यतः तो संघ सब तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। कुछ लोग सीधा भी संघ को कोशिश करते हैं। आजकल हमारी वेबसाइट पर एक ज्वाइन आरएसएस चलता है, तो बहुत लोग उसके अंदर ज्वाइन आरएसएस में अपना नाम और एड्रेस भेजकर भी वांट टू ज्वाइन आरएसएस ऐसा आता है। लगभग हर महीने 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो संघ के साथ जुड़ने के इच्छुक है, वो भी हमको कनेक्ट करते हैं। नहीं, कोई भी आए आप और लेंगे? बाकी कोई भी संघ में आ सकता है। हाँ। और संघ में आने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है। ओके। संघ में आने की कोई पूर्व शर्त नहीं है। सारे उसमें से सब संघ के साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं उसके लिए कोई मेंबरशिप, कोई फीस, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बाकी हम जोड़ते किसके आधार पर हैं, तो हम मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, अपनापन, आत्मीयता के आधार पर जोड़ते हैं। उसके मन के अंदर समाज देश के लिए करने की भावना पैदा करते हैं। इसके आधार के ऊपर ये अपना व्यक्ति जो आता है वो धीरे धीरे करके खुद भी जुड़ता है, दूसरों को भी जोड़ता है। जी। दूसरा, हम हर स्वयंसेवक से कहते हैं कि हर महीने कम से कम एक नए व्यक्ति को संघ से जोड़ो। तो अच्छा। जो जहां रहता है वो अपने आसपास के अंदर, अपने एरिया में, बाकी सब जगह इसका प्रयास करता है। तो हर स्वयंसेवक वर्ष में 2-4 नए लोगों को वो ये जोड़ता है। तो सामान्यतः सारे देश के अंदर 70-75 हजार स्थानों पर अभी हमारे शाखा मिलन चलते हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं किसी नए स्थान पर काम हो, वो लोग प्रयास करते हैं कुछ नए लोग जुड़े। तो ये कॉन्टिन्यूस हमारा प्रोसेस है। तो बस दोस्ती करके जोड़ लेते हैं? हाँ, वो खुद ही जुड़ जाता है, जोड़ना पड़ता नहीं हमको। वो हमारे यहाँ पता ही नहीं लगता वो कब हमारे जैसा ही हो जाता है, फिर वो भी जोड़ना शुरू कर देता है। सर, आप लोग राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। हमारे देश में ऐसे कई स्टेट्स हैं जो राज्य प्रथम की बात करते हैं, और जब हम भाषा की बात करते हैं, मैं भाषा को लेकर स्पेसिफिकली ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को प्राथमिकता देने चाहते हैं, जैसे आप तमिलनाडु का एग्जाम्पल देख लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट के में कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी भाषा को प्राथमिकता देना चाहते हैं। अब हमारे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी, वो विरोध थोड़ा होता है उसका। आपसे पूछना चाहती हूं, आप लोगों का इस पर क्या नजरिया है? क्या राष्ट्रभाषा हर स्टेट को अपनानी चाहिए? क्या इसे एक सूत्र बनना चाहिए हर स्टेट को जुड़ने वाला? मुझे लगता है जो भाषा को लेकर विवाद खड़ा होता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा का विकास करना चाहिए जी। वहां का राजकाज, प्रशासन, न्यायिक काम, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब वहां की भाषा में चलना चाहिए। इसमें हमारा कोई वो नहीं है। दूसरा, भारत में कोई प्रादेशिक भाषा नहीं है। भारत की सब भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। हमारे संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी से तमिलनाडु में उस समय किसी ने प्रश्न पूछा कि राष्ट्रभाषा हिंदी, उन्होंने कहा नहीं, भारत में जितनी भी भाषाएं हैं वो सब राष्ट्रीय भाषा है। सब भाषाओं में एक ही भाव है, सब में पूरे देश का भाव है। किसी भाषा में भी राज्य का विचार नहीं है, पूरे राष्ट्र का ही विचार है। तो सब भाषाएं जो है, हमारे यहाँ भाषाएं अनेक है, भाव एक है, और सब भाषाएं जो है इनका उत्थान होना चाहिए। अब भारत का हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया है, धीरे धीरे करके हमको इन सारी राष्ट्रीय भाषाओं में एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज चाहिए। अब कॉमन नेशनल लैंग्वेज चाहिए तो वो कौन सी होगी? तो किसी कालखंड में वो संस्कृत थी जी। अभी आज के समय में वो संभव नहीं है, तो वो हिंदी होगी। तो एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज होगी। अगर आप हिंदी नहीं करेंगे तो कोई ना कोई एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज आएगी। वो इंग्लिश आएगी तो कॉमन नेशनल लैंग्वेज नहीं होगी, वो कॉमन फॉरेन लैंग्वेज होगी, वो भारतीय भाषा नहीं हो सकती। तो और दूसरी बात उन्होंने उस समय कहा था
कि अगर आप ये कॉमन फॉरेन लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना लेंगे तो आपको अपनी राज्य की भाषाओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा जी। आज अब मैं जाता हूं सब राज्यों में तो हर जगह वहां के स्थानीय, महाराष्ट्र में मराठी मीडियम, तमिलनाडु में तमिल मीडियम जो विद्यालय हैं, बंगाल में बांग्ला भाषी मीडियम, उन विद्यालयों को संकट आ गया क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम की ओर प्रवृत्त ये हो रहे हैं। वास्तव के अंदर भारत के अंदर ये जो सारा चला ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सब भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं और भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर वहां का राजकाज, प्रशासन, व्यवहार, कामकाज वहां की जो राष्ट्रीय भाषा है उसके अनुरूप चलना चाहिए। एक धीरे धीरे करके एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी का उत्थान हो, इसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया में आने देना चाहिए। जब आप उसको जबरदस्ती करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। और कभी कभी अपने स्वार्थों के लिए जो विरोध करते हैं, मुझे लगता है उसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। समाज बहुत समझदार है। जो लोग जिन राज्यों के अंदर वो विरोध करते हैं वहां पर आप देखेंगे तो मैं तमिलनाडु के अंदर गया तो जो वहां पर हिंदी प्रचारणी सभा है, हर साल लाखों लोग वहां पर हिंदी का सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। तो उसके लिए अपने को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। सर देखिए, अभी जो फेज चल रहा है, बहुत लोग कहते हैं आरएसएस के लिए जो फेज चल रहा है वो कहते हैं कि आरएसएस का स्वर्ण युग चल रहा है, दिस इज द गोल्डन एज ऑफ द आरएसएस। बीजेपी 3 बार से सरकार में आ गई है, एक तरीके से आपकी पॉलिटिकल विंग की तरह देखा जाता है बीजेपी को। तो सवाल ये है कि एजेंडा पे जो आरएसएस के थे सारी चीजें, क्या वो पूरी हो गई हैं या कुछ चीजें आरएसएस की हैं जो अभी भी एजेंडा पे बाकी हैं? तो देखो, जहां तक एजेंडे की बात है तो वो तो बीजेपी का अपना एजेंडा था। जनसंघ का जन्म ही आर्टिकल 370 से हुआ था। जनसंघ का पहला रेजोल्यूशन जो पारित हुआ वो अनुच्छेद 370 को समाप्त करना था। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने 1987 में पालमपुर रेजोल्यूशन में किया। तो मुझे लगता है कि ये उनका एजेंडा है जो उनको पूरा करना चाहिए था। वो जब उस क्षमता उनकी हुई, सामर्थ्य हुआ। मैं जम्मू कश्मीर में बहुत साल रहा। जम्मू कश्मीर के लोग मानते थे जिस दिन लोकसभा राज्यसभा में मेजोरिटी हो जाएगी उस दिन 370 चला जाएगा। बाकी देश में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं था इसको लेकर। वो हो गया, वो उनका पार्टी का एजेंडा था। बाकी भारत का स्वर्णिम काल और संघ का स्वर्णिम काल ये दोनों अलग नहीं है। जब भारत का स्वर्ण काल आएगा तो संघ का भी स्वर्ण काल आएगा, वही हमारा स्वर्ण काल होगा। जब पूर्ण विकसित, वैभव संपन्न, एक सशक्त, विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरा करने वाला, जिसको हम विश्वगुरु कहते हैं, ऐसा भारत खड़ा होगा, वो भारत का स्वर्ण काल होगा, वही संघ का स्वर्ण काल होगा। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बीजेपी की वजह से ये स्वर्ण काल नहीं चल रहा है आरएसएस का? नहीं, मैंने फिर वही कहा कि संघ का स्वर्ण काल भारत के स्वर्ण काल से जुड़ा हुआ है। सर ऐसा हमारे यहाँ एक गीत गाते हैं, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। तो सिंहासन चढ़ना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम पूरे समाज को एक एकात्म देशभक्ति से ओतप्रोत, जाति भेदों से ऊपर उठकर इस भारत माता की संतान, प्रत्येक मेरा सगा भाई, इस भाव के साथ अपने देश के लिए जीने वाला समाज खड़ा हो और वो समाज अपने राष्ट्र को परम वैभव शक्तिशाली बनाकर विश्व कल्याण के अपने लक्ष्य को, कृणवंतो विश्व मार्यम के लक्ष्य को पूरा करने वाला बने। वो जब होगा तो वो संघ का स्वर्णकाल होगा, वो भारत का स्वर्णकाल होगा। भारत और संघ ये अलग नहीं है। संघ को हम संस्था नहीं मानते। हम संघ यानी गोल ऑफ आरएसएस इज टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। हम संघ नहीं बना रहे, हम समाज बना रहे हैं। हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। ऐसा समाज बनेगा तो वो स्वर्णकाल होगा। तो सर, भारत में, हमारे समाज में, और आप विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, भारत में तो हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हम सदियों से कहते आ रहे हैं। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी देखी जा रही है, सिर्फ भारत से, इनफैक्ट मुझे लगता है कि ज्यादा अब्रॉड में ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जहां ऐसा लगता है कि दूसरे देशों में बाकी देशों के लोगों के लिए टॉलरेंस कम हो गई है। और जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ये दोनों जगह में ये भाव आने लगे हैं कि बाहर के जो लोग आते हैं वो उनका हक मारते हैं। कई जगह सर डेमोग्राफी चेंज भी देखी गई है। ये रेजिस्टेंस हो रहा है लोगों के लिए और कई भारतीयों को भी दिक्कत हो रही है। क्या इंडिया फर्स्ट जैसे यूएस फर्स्ट
अभी नारा लगा, ट्रंप जब आए तो उन्होंने ये मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया, अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया। क्या भारत में भी ये हमें करना चाहिए? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसे संघ कैसे देखता? दिस इज अ टॉलरेंस इनटॉलरेंस प्रॉब्लम। मुझे लगता है थोड़ा ये हर देश का पर्सपेक्टिव अलग अलग है जी। थोड़ा यूरोप, यूएस, उन देशों के अंदर इमिग्रेंट आए, शरणार्थी बन के आए। आने के बाद वहाँ चाहिए ये था कि जिस जगह वो गए, जिन्होंने उनको शरण दी, उनकी परंपरा, रीति नीति, उनके साथ वो मिक्स होते हैं, उनकी परंपराओं के प्रति एक अच्छा भाव रखते हैं। उसके स्थान के ऊपर उन्होंने वहाँ मिक्सअप होने के स्थान के ऊपर वहाँ पर रूल ऑफ शरिया या ये सब बातें जब प्रारंभ की तो उसका एक रिएक्शन वहाँ पर है जी। दूसरा क्या है कि वहाँ जो लोग आए वो सब अलग देशों से आए, वो सेपरेट एथनिसिटीज के लोग थे। वो उनका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा अलग प्रकार का है। बाकी अमेरिका, हर देश जो है जिस रास्ते पर चलता है उस रास्ते पर चलने के बाद उनको जो कठिनाइयां हैं उसमें से वो रास्ते ढूंढ रहे हैं सारे, उसमें से उनको अपने को मेंटेन रखना, उसके लिए वो विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है हर देश का पर्सपेक्टिव अलग होता है। भारत को भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचना है। ओके। भारत में पहली बात यह है कि मुसलमान, ईसाई ये अधिकांश भारत के ही रहने वाले हैं, हमारे लोगों में से मतांतरित हुए और वो इस देश के लोगों के साथ उसके अंदर कुछ भाव खड़े होते हैं तो वो भाव को कैसे ठीक करना, लेकिन वो हमारे ही लोग हैं, ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। वहां सेपरेट एथनिसिटीज है, यहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो बाहर से नहीं आए, तो आप उसको थोड़ा अलग ढंग से देखिए। दूसरा, हर राष्ट्र के अंदर उस राष्ट्र के प्रथम के बारे में सोचना, ये मुझे लगता है कि ये कोई वो नहीं है, इसको हमको मान के चलना चाहिए कि प्रत्येक देश को अपने देश के हित का विचार करना ही चाहिए, लेकिन वो देश के हित का विचार करते हुए दूसरों के प्रति जो है द्वेष भाव रखना, ये रखना, वो उसको नहीं चाहिए। ये उसके मन के अंदर स्पष्ट रहे तो राष्ट्र हित के नाते सोचना कोई गलत नहीं है सारे में। मैं आपसे, अब समय का भी अभाव है सर, पर मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती थी। वैसे सर जल्दी से इसका अगर मैं जवाब आपसे लूं, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो हमने पाकिस्तान में भी देखा हिंदुओं के साथ होते हुए, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि मुसलमानों के साथ छिटपुट घटनाओं में ये भारत में भी होता है। एक ऐसी धारणा बन रही है कि माइनॉरिटीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड आर इन डेंजर। क्या आप ये कहेंगे? मुझे लगता है कि भारत में तो ऐसा नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हुआ उसके कारण से कितनी बड़ी मात्रा में विस्थापन हुआ। 32% बांग्लादेश में हिंदू थे 47 के अंदर, अभी आज 8% है। तो भारत के अंदर 8% 9% थे, आज वो 14% 15% है जी। तो आप तुलना कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान बना तो वहां माइनॉरिटीज की संख्या क्या थी? आज उनके साथ ब्लेसफेमी के बाकी सब इक्का दुक्का कहीं कोई घटना घट गई, उसको उससे जोड़कर जनरलाइज करना मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। सारे उसमें से जो बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर हिंदू समाज के साथ हुआ वो भारत के अंदर, क्योंकि भारत का जो स्वभाव है उस स्वभाव में मत पंथ के आधार के ऊपर, क्योंकि हम सब मार्गों को सच्चा मार्ग मानते हैं जी। दुर्भाग्य ऐसा है कि इसको कभी कभी लोग हमारी उदारता को हमारी कमजोरी भी समझते हैं, उसके कारण से कुछ कठिनाइयां आती हैं सारे उसमें से, लेकिन उसको भी हमको निकालना है सारे में से, उसके भी रास्ते हम निकालेंगे धीरे धीरे करके। अपने देश के संविधान के अंतर्गत हम इन सब विषयों का समाधान भी करेंगे, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो हिंदू समाज की या क्रिश्चियंस की या बुद्धों के साथ जो हुआ उसकी तुलना आप भारत के अंदर रहने वाले बाकियों के साथ नहीं कर सकते। मुझे लगता है दोनों की तुलना गलत है। बाकी दुनिया के हर देश का, मैंने पहले ही कहा कि पर्सपेक्टिव अलग है, उसके अनुसार वहां जैसा जैसा है उसके अनुसार हमको सोचना चाहिए। ओके। जनरलाइज नहीं करना चाहिए। ओके। मेरा आखिरी सवाल सर ये आपसे, और ये कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा कि आरएसएस एक वट वृक्ष के रूप में है, एक वट वृक्ष है, ऐसा कहा उन्होंने ये कहा कि आरएसएस ने लाखों लोगों को देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। आरएसएस, तो ये सवाल आपसे सर कि फिर आरएसएस को कैसा लगता है जब उनके बीच का एक स्वयंसेवक
प्रधानमंत्री बन जाता है। और मैं फिर यही बात दोहराऊंगी कि हमने ये कहा कि आपके बीच का कोई आज देश को लीड कर रहा है, क्या ये स्वर्ण युग नहीं है आरएसएस का? नहीं, मुझे लगता है इसमें हमें गर्व और आनंद की अनुभूति होती है, दोनों की होती है। हमें गर्व भी होता है, आनंद भी होता है। हमारे साथ रहा हुआ एक स्वयंसेवक अपने जीवन के अंदर अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचता है जी, तो उसका आनंद होता है और गर्व तो होता ही है स्वाभाविक के तौर पे उसके ऊपर। वो फीलिंग हमारी है। बाकी मैंने फिर वही कहा कि हमारा स्वर्ण युग तो वही होगा जब भारत जैसा हम चाहते हैं वैसा भारत बनेगा। वही हमारी कल्पना है सारस में से। और ये भी एक कल्पना संघ की है कि ये सारा करते समय मैं सब लोगों को हमेशा कहता हूं कि संघ को समझना है तो जब संघ प्रारंभ हुआ था तो डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी, हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा भारत बन गया और ये भारत संघ ने बनाया। ऐसा अगर इतिहास में कहीं दर्ज हो गया तो हम असफल हो गए। संघ को अपना नाम इतिहास में अमर नहीं करना, ऐसा संघ के मन में बिल्कुल भी कल्पना नहीं है। इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि संघ कभी भी किसी भी बात का श्रेय नहीं लेना चाहता। हम समाज बनाना चाहते हैं, ऐसा समाज जो है वो राष्ट्र बनाएगा। हमारी जो कल्पना है वो समाज बनाने की है। देशभक्ति, अनुशासन, संगठन और निस्वार्थता, त्याग, समर्पण, इसके आधार पर जीने वाला भारत खड़ा करना, ये हमारा काम है। जिस दिन ये भारत बनेगा, वो जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। तो वो भारत बनाने का काम समाज का है, वो हमारा नहीं है। और हमारा काम ऐसा समाज बन जाए, ऐसा वातावरण खड़ा करने का है, वो हम करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि 100 साल में हम अपने लक्ष्य से अटके नहीं, भटके नहीं, रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। समाज का जिस प्रकार का सहयोग है, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र आने वाले समय के अंदर जैसा हम समाज देखना चाहते हैं चित्र, वो हम देखेंगे। और उसके बाद भारत का स्वर्णकाल खड़ा होगा भारत के समाज के आधार के ऊपर। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप आए, अपना समय निकाले, और जैसा आप कह रहे हैं स्वर्ण काल का हमें इंतजार करना पड़ेगा, तो वो इंतजार रहेगा। पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलकर बनाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।